गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर डी एन गुप्ता। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी क्लास 11 की जो यूनिट 4 है, कौन सी, प्लांट फिजियोलॉजी, उसका जो चैप्टर है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस चैप्टर इस समय हम लोग स्टडी कर रहे हैं और फोटोसिंथेसिस चैप्टर से अभी तक हम लोग टोटल 6 लेक्चर्स लगा चुके हैं। ये जो हमारा है लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर नंबर 7 में आज हमें स्टडी करनी है किसकी? केल्विन साइकिल की। तो सबसे पहले मैं आपको रिकैप करा देता हूं कि अभी जो पिछले हमने 6 लेक्चर्स लगाए हैं फोटोसिंथेसिस चैप्टर के, उसमें हम लोग ने अभी तक क्या क्या स्टडी किया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टडी क्या किया था? हिस्ट्री और एक्सपेरिमेंट जो रिलेटेड थे फोटोसिंथेसिस से, इन सबको हम लोग ने समझा था। फिर हम लोग ने बात की थी क्लोरोप्लास्ट के प्रॉपर स्ट्रक्चर्स की, एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात हम लोग ने की, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, मतलब इन दोनों प्रोसेस में हमने समझा था कि किस तरीके से इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एटीपी का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर दैट हमने बात करी थी केमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस की। इस हाइपोथेसिस में मैंने आपको बताया था कि ये जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, जो हम लोग ने समझा था केमियो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में। और आज जो हमें बात करनी है, जिसको मैंने डिफरेंट कलर से दिखाया हुआ है, आज हमें बात करनी है केल्विन साइकिल की। यस, इस लेक्चर्स के बाद, लेक्चर नंबर 7 के बाद फिर हम लोग बात करेंगे C4 साइकिल की, जो C4 प्लांट्स में होती है। फिर बात करेंगे फोटो रेस्पिरेशन की, और सबसे लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं उन फैक्टर्स की जो फैक्टर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को। बहुत सारे जो बच्चे आज नए हैं, इनका मोस्ट एंड वार्म वेलकम है। तो बच्चों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरी किस तरीके से रिकॉर्डेड लेक्चर्स और आने वाले लाइव सेशंस के आपको नोटिफिकेशन मिले, तो मैं आपको 3 रास्ते बताने वाला हूं। इनमें से कोई भी एक रास्ता आप फॉलो कर लीजिए, आपको रेगुलर मेरे लेक्चर्स और आने वाले लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। वो 3 रास्ते क्या क्या है? पहला रास्ता है यस, कि आप गूगल प्ले स्टोर में जाके हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यस, यहाँ पर आपको टाइप करना होगा DNCMI और यहाँ पर आपका ऐप ओपन हो जाएगा, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप गूगल प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए। यहाँ पर हमारा चैनल बना हुआ है डॉक्टर डी एन गुप्ता फॉनिट, यहाँ से आप आ सकते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। और तीसरा जो सबसे अच्छा रास्ता है कि अगर अभी ये लेक्चर YouTube चैनल्स पे देख रहे हैं तो अभी कभी इस चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। अभी तक पूरे इंडिया से 18,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारी टीम्स को नीट की प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन कर चुके हैं। अब आपका भी बहुत ही मोस्ट वेलकम है। कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है, 2 मोबाइल नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, यस, आप नोट डाउन कर सकते हैं और डायरेक्ट हमको फोन करके आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करा दी जाएगी। तो चलिए सेशन की स्टार्टिंग करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ, क्योंकि आपको पता है जब भी हम सेशन की स्टार्टिंग करते हैं एक बहुत ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट लेते हैं। ब्रेन डाइट आज का क्या है? यस, सक्सेस इज नथिंग, सफलता कुछ भी नहीं है, मोर देन ए फ्यू सिंपल डिसिप्लिन प्रैक्टिस्ड एवरी डे। सफलता कुछ भी नहीं है अगर हम कंपेयर करें कि कुछ सिंपल डिसिप्लिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे, यस, लगातार डिसिप्लिन में रहेंगे, लगातार अपने डाउट्स को क्लियर करते रहेंगे, चाहे बात बायो की हो, फिजिक्स की हो या केमिस्ट्री की हो, तो सक्सेस जो आपको नीट क्रैक के रेफरेंस में आपको मिलनी है वो बहुत आसान हो जाएगी। बस आपको करना क्या है? कंटिन्यू अपने आप को इंप्रूव करना है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, इस दुनिया में आपका जो कंपटीशन है वो किसी से नहीं है, आपका कंपटीशन स्वयं से है। जब आप अपने आप को इंप्रूव करते चले जाएंगे तो कोई भी एग्जाम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इस ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। और जैसे कि आपको पता है, सब पहले मैं आपको बता चुका हूं कि आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं केल्विन साइकिल की। मैं थोड़ा थोड़ा आपको रिमाइंड करा देता हूं कि जब मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस 2 स्टेप पे होती है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में हमने क्या किया था? हमने वहां पर एसिमिलेटरी पावर बनाई थी। एसिमिलेटरी पावर कौन सी थी? एटीपी था और NADPH प्लस H प्लस था। उसी एसिमिलेटरी पावर का हम यूज करके इस कार्बन डाइऑक्साइड को फाइनल हम फिक्स करेंगे और फाइनल हम ग्लूकोज को बनाएंगे।
और जो एसिमिलेटरी पावर हमने बनाया था, देखो यहां पर इस तरह से एटीपी का यहां यूज हो रहा है और NADPH प्लस H प्लस का यहां यूज हो रहा है। तो यहां पर एटीपी का यूज करके फाइनली जो हमारा लक्ष्य है वो ग्लूकोज को बनाना है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस का मतलब ही होता है कि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अगर हम ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। यस, यही चीज हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में समझी थी। तो फाइनली हमें क्या करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करना है फाइनली किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। अगर आप देखेंगे तो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। इसमें ग्लूकोज में जो कार्बन है वो कहां से आ रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है। यस, तो इसी को हमें फिक्स करना है। कुछ यहां पर हम स्पेसिफिक एंजाइम्स की बात करेंगे, कुछ सबस्ट्रेट की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल केल्विन साइकिल को। और कुछ सबसे पहले हम फैक्ट देखते हैं इस साइकिल से रिलेटेड कौन कौन से फैक्ट है, फिर हम केल्विन साइकिल की स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहली बात, केल्विन साइकिल को हम बायोसिंथेटिक फेज भी जानते हैं, बायोसिंथेटिक फेज के नाम से भी जानते हैं। सिंथेटिक का मतलब होता है बनना, क्या हम बना रहे हैं, हम ग्लूकोज बना रहे हैं, इसीलिए केल्विन साइकिल का एक नाम बायोसिंथेटिक फेज भी है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन अकर इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सॉरी, आपको पता है जो C3 साइकिल है वो कैसी रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन है। मतलब इस रिएक्शन में हमें लाइट की डायरेक्ट जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन लाइट रिएक्शन में जो हम लोग ने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो एसिमिलेटरी पावर बनाया था, NADPH प्लस H प्लस और ATP बनाया था, उसका यूज हम इस केल्विन साइकिल में करेंगे। और ये साइकिल क्लोरोप्लास्ट के कहां पर होती, स्ट्रोमा में होती है। आपको पता है मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताया था। यस, देख रहे हैं ये प्रॉपर, ये क्या है, ग्रेना है। यस, ये सब मिला के क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। और इसका ये क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा यहां पर भरा हुआ है, इसी स्ट्रोमा में क्या होता है, ये केल्विन साइकिल रन करती है। तो फर्स्ट पॉइंट, केल्विन साइकिल कहां रन करती है, तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर हम रॉ मटेरियल्स के रूप में बात करें कि जो फाइनली हमें C6H12O6 जो बनाना है, ग्लूकोज जो बनाना है, उसमें आपको देखिए कार्बन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन आपको पता है कहां से आती है, ये ऑक्सीजन आती है जब हम वाटर के मॉलिक्यूल का फोटोलिसिस करते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में मैंने आपको बताया था ना, तो ऑक्सीजन जो आ रही है वो वाटर के मॉलिक्यूल से आ रही है। कार्बन कहां से आ रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वहां से आ रही है। हाइड्रोजन कहां से आ रहा है, वाटर से आ रहा है। और जो एनर्जी आ रही है, एनर्जी कहां से आ रही है, एनर्जी हम बनाते हैं एसिमिलेटरी पावर, कहां पर, ATP और NADPH प्लस H प्लस बनाते हैं। कहां बनाते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, तो वहां से ये एनर्जी आ जाती है। तो ये क्या होता है, रॉ मटेरियल है, जो रॉ मटेरियल का हम यूज करके फाइनली हमें क्या बनाना है, हमें फाइनली ग्लूकोज बनाना है। और केल्विन साइकिल का जो लक्ष्य होता है वो ग्लूकोज को ही बनाना होता है। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। कार्बन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने क्या बताया कि ये जो कार्बन है कहां से ऑब्टेन्ड हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड से। हाइड्रोजन कहां से ऑब्टेन्ड हो रही है, वाटर से। एनर्जी कहां से ऑब्टेन्ड हो रही है, जब हम साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करते हैं वहां पर होता है। यस, यही पॉइंट्स मैंने यहां पर लिख दिए। नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। जो कन्वर्जन है कार्बन डाइऑक्साइड का किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में, मतलब ग्लूकोज के फॉर्म में, इसे ही हम बोलते हैं केल्विन साइकिल। और केल्विन साइकिल का दूसरा नाम है C3 साइकिल। इसके अलावा हम इसको बोलते हैं मेल्विन केल्विन साइकिल, क्योंकि मेल्विन केल्विन ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एल्गी क्लोरेला में इस साइकिल को डिस्कवर किया था। इसलिए इस साइकिल को हम मेल्विन केल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। और मेल्विन केल्विन किसका नाम है, ये साइंटिस्ट का नाम है। क्लियर है बेटा। तो हम लोग ने यह मेन इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स देखे जो केल्विन साइकिल से रिलेटेड है। आइए अब मैं आपको समझाता हूं कि वास्तव में केल्विन साइकिल C3 प्लांट में किस तरीके से प्रॉपर रन करती है। चलिए
सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कैल्विन साइकिल कहां होगी, तो कैल्विन साइकिल का जो सेल ऑर्गेनल्स है वो है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट में भी कहां होगी, उसके स्ट्रोमा में होगी। तो देखिए ये डायग्राम से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए यहां पर ये जो फिगर दिखाया गया है इसमें केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के द्वारा मैंने आपको बताया था तो किस तरीके से एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है और किस तरीके से यहां पर NADPH प्लस H+ यहां पर बना हुआ है। यस, तो ये क्या है, एसिमिलेटरी पावर है और एटीपी एनर्जी है। यही एनर्जी जो हम लोग ने यहां बनाई थी, केमियो ऑस्मोटिक प्रोसेस मैंने आपको समझाया था, इसी एनर्जी का यूज करके यहां पर जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फाइनली फिक्स किसके फॉर्म में कर दिया जाएगा, ग्लूकोज के फॉर्म में फिक्स कर दिया जाएगा। और ये जो साइकिल रन कर रही है वो कहां रन कर रही है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। इसी साइकिल को हम क्या बोलते हैं, C3 साइकिल और कैल्विन साइकिल। तो इसी साइकिल्स के बारे में अब हमें बात करनी है। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में जो प्रॉपर वो apparatus था जिसके थ्रू हम लोग ने क्या बनाया था, एटीपी बनाया था और फाइनली NADPH प्लस H+ बनाया था, और इसी का यूज करेंगे हम कैल्विन साइकिल में। तो आइए समझते हैं कैल्विन साइकिल को। सबसे पहले पॉइंट अगर कैल्विन साइकिल का समझा जाए माय डियर स्टूडेंट, तो यहां पर 3 प्रोसेस जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं समझना। देखिए ये आपको दिख रहा है स्टोमेटा। अगर हम बात करें लीफ है, यस, तो लीफ में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, और इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री करता है और इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन बाहर आता है। क्लियर है, तो वही स्टोमेटा यहां पर दिखाया गया है। अब देखो एक्चुअली ये जो सेल्स होती हैं, जिन सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, बहुत अच्छी फोटोसिंथेसिस होती है, इन सेल्स को हम बोलते हैं मीसोफिल सेल। क्या बोलते हैं इनको, हम बोलते हैं मीसोफिल सेल्स। अब देखिए मीसोफिल सेल्स का हमने यहां पर स्टोमेटा ले लिया। अब क्या होता है, जब मीसोफिल सेल्स के अंदर 2 कंडीशन होगी और मीसोफिल सेल्स के बाहर भी जो कंडीशंस होगी वो 2 हो सकती है। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि बाहर हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज्यादा हो और ऑक्सीजन का कम हो। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो। तो होगा क्या, एक्चुअली हमें करना क्या है, हमें करना है कि एटमॉस्फेयर में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको अंदर लेके फाइनली इसको फिक्स करके हमें ग्लूकोज बना लेना है। तो देखिए किस तरीके से प्रोसेस होगी। मीसोफिल सेल का स्टोमेटा है और सेल्स के अंदर आपको पता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है या कम है, यहां पर एक एंजाइम होता है मीसोफिल सेल्स के अंदर। इस एंजाइम का नाम है रुबिस्को। आपको पता है इस धरती में सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला एंजाइम है वो कौन सा है, रुबिस्को। और इसका जब आप फुल नाम लेंगे तो इसके नाम में ही छिपा हुआ है इसका फंक्शन। फुल नाम क्या है इसका, रुबिस्को का फुल फॉर्म है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज को बड़ा ध्यान से देखिए कि लास्ट वाला जो CO है तो C फॉर कार्बोक्सिलेज और O फॉर ऑक्सीजनेज। मतलब इसके नाम के साथ ही 2 फंक्शन जुड़े हुए हैं कि जो रुबिस्को एंजाइम है जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ये एंजाइम कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा। मतलब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का नाम होता है RUBP के साथ इसको ऐड करा देगा। और अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है तो ये रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा और ऑक्सीजन को फिर ये RUBP के साथ ऐड कराएगा। मतलब अगर आप समझें इसको तो मैंने क्या बताया कि कैल्विन साइकिल का जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है RUBP। इसी सबस्ट्रेट के साथ ये जो रुबिस्को एंजाइम है वो अपना काम प्रॉपर करेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये रुबिस्को एंजाइम कैसे काम करेगा, कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को RUBP के साथ ऐड करा देगा। और आपको पता है जो RUBP मॉलिक्यूल होता है वो 5 कार्बन कंपाउंड होता है। क्लियर है, और अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा है तो ये ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को अगर ये ऐड करा रहा है RUBP और काम कर रहा है कार्बोक्सिलेज की तरह तो क्या होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैंने क्या बताया
कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये रुबिस्को एंजाइम आरयूबीपी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कराएगा। यस, तो यहां पर होगा क्या कि ये जो आरयूबीपी है कितना कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड है। तो 5 कार्बन के साथ जब एक कार्बन जुड़ेगा तो कितने कार्बन कंपाउंड माय डियर स्टूडेंट होने चाहिए, 6 कार्बन कंपाउंड। क्लियर है पॉइंट, कितने कार्बन कंपाउंड होने चाहिए, 6 कार्बन कंपाउंड। मतलब एक कार्बन ये है और चूंकि आरयूबीपी कितना है, 5 कार्बन कंपाउंड है, तो 6 कार्बन कंपाउंड बनना चाहिए। अब ये आरयूबीपी के साथ जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा तो बनना तो चाहिए 6 कार्बन कंपाउंड, लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं जो फास्फोग्लिसरिक एसिड बना है ये होता है 3 कार्बन कंपाउंड। इसका मतलब क्या है कि अगर 3 कार्बन कंपाउंड बनाना है तो एटलीस्ट हमको दो मॉलिक्यूल बनाने होंगे। अगर हम 2 मॉलिक्यूल बना लेंगे तो 6 कार्बन कंपाउंड हो जाएंगे। तो 5 तो आ गया आरयूबीपी से और 1 आ गया कार्बन डाइऑक्साइड से। तो हम 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इसका नाम क्या है, फास्फोग्लिसरिक एसिड। और ध्यान दीजिए यहां पर प्लीज कि ये 3 कार्बन कंपाउंड ये पहला स्टेबल कंपाउंड होता है केल्विन साइकिल का। दैट इज व्हाई इस साइकिल को हम C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ कि केल्विन साइकिल को हम C3 साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि केल्विन साइकिल का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन कंपाउंड है जिसका नाम है फास्फोग्लिसरिक एसिड। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आपका नीड्स के लिए फ्रेम हो सकता है। क्लियर है, आप देखो सेकंड क्या चीजें आ रही है। अब ये जो फास्फोग्लिसरिक एसिड है हमने क्या किया था, लाइट रिएक्शन में एसिमिलेटरी पावर बनाई थी। अब क्या होगा कि अगर ये फास्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है तो यहां से शुरुआत किसकी हो जाएगी, C3 साइकिल की, अर्थात केल्विन साइकिल रन करेगी और इससे हम फाइनल ग्लूकोज बना देंगे। अभी केल्विन साइकिल मैं नहीं बता रहा हूं, अभी एक सिंपल मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का मेसोफिल सेल्स के अंदर तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ये जो रुबिस्को एंजाइम है ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को आरयूबीपी के साथ ऐड करा देगा। आरयूबीपी हमारा 5 कार्बन कंपाउंड है और जब इसके साथ एक कार्बन कंपाउंड जुड़ता है तो 6 कार्बन कंपाउंड बनना चाहिए, लेकिन बन कितना रहा है, 3 कार्बन कंपाउंड्स के 2 मॉलिक्यूल यहां पर बन रहे हैं। अब ये चूंकि पीजीए 3 कार्बन कंपाउंड है और पहला स्टेबल प्रोडक्ट है केल्विन साइकिल का, दैट इज व्हाई इस साइकिल को हम C3 साइकिल भी बोलते हैं। और जब ये कंपाउंड बन जाएगा तो हमारी केल्विन साइकिल रन कर जाएगी और फाइनली हम ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेंगे। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी, दूसरा रास्ता क्या है कि सपोज दैट अब मेसोफिल सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा होने की अपेक्षा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो रुबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज की तरह ना काम करके ये ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा और ऑक्सीजन को आरयूबीपी के साथ ऐड करा देगा। तो जब आरयूबीपी के साथ 5 कार्बन कंपाउंड के साथ ये ऑक्सीजन को ऐड कराएगा तो इससे एक नया कार्बन कंपाउंड बनेगा। कैसा बनेगा, ये 2 कार्बन कंपाउंड होगा जिसको हम बोलेंगे फास्फोग्लाइकोलिक एसिड। और यही फास्फोग्लाइकोलिक एसिड से स्टार्टिंग हो जाती है फोटो रेस्पिरेशन की। लेकिन इसका सबसे बड़ा घाटा क्या है कि देखो अगर ये फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस यहां से रुक जाएगी। अब फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी तो क्या हम ग्लूकोज बना पाएंगे? नो, हम ग्लूकोज नहीं बना पाएंगे। दूसरा नुकसान क्या है कि अगर फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ तो जो हमने एसिमिलेटरी पावर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADPH प्लस H+ बनाया था और जो ATP बनाएगी सब की सब खर्चा हो जाएगी, अर्थात एसिमिलेटरी पावर का यूज हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी, मतलब हमको डबल लॉस होगा। एक तो यहां पर हम ग्लूकोज नहीं बना पाएंगे और दूसरा जो बनाया था वो सब कुछ खत्म। तो ये क्या है, एक तरीके का ड्रॉबैक है। किस तरीके के प्लांट में? C3 प्लांट में, क्योंकि केल्विन साइकिल C3 प्लांट में रन करती है और वहां पर जो मेसोफिल सेल में उपस्थित जो रुबिस्को एंजाइम है उसके पास चांसेस होता है कि अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तब तो ठीक है, ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर परिस्थिति उल्टा हो गई, मतलब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को आरयूबीपी के साथ ऐड ना करा के ऑक्सीजन को आरयूबीपी के साथ ऐड करा देता है और जो प्रोडक्ट बनाता है 2 कार्बन कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं फास्फोग्लाइकोलिक एसिड, इससे स्टार्ट हो जाता है फोटो रेस्पिरेशन और फाइनली फोटोसिंथेसिस रुक जाती है और जो एसिमिलेटरी पावर है वो यूज हो जाता है। तो ये तो थी बात C3 साइकिल की।
लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे विकास के क्रम में, क्योंकि ये प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम्स क्या है कि फोटोसिंथेसिस का रुक जाना कोई अच्छी चीज थोड़ी है। तो अगर फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी तो धीरे धीरे क्या हुआ, प्लांट की एनाटॉमी में चेंज हुआ। C3 प्लांट के बाद जो नए इवॉल्व्ड प्लांट है वो C4 प्लांट है। C4 प्लांट ने अपने अंदर एक स्पेशल एनाटॉमी डेवलप करी जिसको हम बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। और यहां पर अंतर क्या होता है कि यहां पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को मेसोफिल्म सेल में पकड़ते हैं और वहीं पर केल्विन साइकिल रन करा देते हैं। लेकिन जब आप C4 प्लांट में देखेंगे तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ने के लिए तो मेसोफिल सेल्स होगी, लेकिन जो केल्विन साइकिल वगैरह हम रन कराएंगे वो बंडल सी सेल में कराएंगे जो वैस्कुलर बंडल को रैप करते हैं। तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन लगातार ज्यादा बना रहेगा और केल्विन साइकिल बराबर चलती रहेगी बिना रुके हुए। इसीलिए C4 साइकिल जो रन करती है उसकी वजह से जो C4 प्लांट होता है उनका जो फोटोसिंथेटिक यील्ड होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो C4 प्लांट किस तरीके से प्रॉपर इससे अच्छे होते हैं C3 प्लांट्स, तो C4 साइकिल्स की भी बात हम लोग करेंगे। तो मैंने क्या बताया, इसमें आपको स्पेशल क्रेंज एनाटॉमी मिलती है। क्या होती है क्रेंज एनाटॉमी, हम आपको C4 प्लांट में क्लियर करेंगे। रूबिस्को जो एंजाइम है बंडल सी सेल्स में मौजूद रहेगा, यस, और जो मेसोफिल सेल है सिर्फ वहां पर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेंगे C4 प्लांट में और इसको बंडल सी सेल में भेज देंगे, जहां पर वहीं पर आप प्रॉपर केल्विन साइकिल चलेगी बिना रुके हुए और लगातार ग्लूकोज बनता रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, एक्चुअली ये जो रूबिस्को का नेचर है, कभी ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम कर रहा है, कभी ऑक्सीजनेज की तरह काम कर रहा है, यस। तो इस पूरा जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं वार्बर इफेक्ट। क्लियर है बेटा? तो यहां पर हमने समझा कि अगर रूबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा और RUBP के साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कराएगा तो ही फाइनली हम ग्लूकोज बनाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रॉपर केल्विन साइकिल को समझना कि क्या क्या चीजें होंगी। यस, CM प्लांट और सक्सेलेंट प्लांट में ये बहुत अच्छे प्लांट होते हैं, यहां पर फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा होता है। चलिए अब हम फाइनली आते हैं केल्विन साइकिल को समझते हैं। सबसे पहले अगर केल्विन साइकिल को समझा जाए तो केल्विन साइकिल को समझने के लिए ये 3 स्टेप में पूरी साइकिल कंप्लीट होती है। पहली होती है कार्बोक्सिलेशन। अभी मैंने आपको बताया RUBP क्या है, सबस्ट्रेट है, मेसोफिल सेल्स में है। तो अगर RUBP के साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कराते हैं किसकी मदद से, रूबिस्को एंजाइम की मदद से, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। जब कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा तो फिर हम करेंगे जो हम फास्फोग्लिसरिक एसिड हम बनाएंगे, क्योंकि RUBP के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा तो क्या बनेगा, फास्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। और फास्फोग्लिसरिक एसिड का जब भी हम रिडक्शन करते हैं, यस, तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि रिडक्शन किसका करना है, फास्फोग्लिसरिक एसिड का, और रीजनरेशन हम क्या करेंगे, RUBP, क्योंकि RUBP सबस्ट्रेट है तो बार बार हमको RUBP चाहिए होगा। तो इन 3 स्टेप में हम प्रॉपर केल्विन साइकिल को समझने वाले हैं। फिर से आपको बता देता हूं, केल्विन साइकिल 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को RUBP के साथ ऐड कराते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। देखो 2 वर्ड होते हैं, तो होता है कार्बोक्सिलेशन और दूसरा होता है डीकार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करते हैं और डीकार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो हम यहां क्या कर रहे हैं, RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर रहे हैं। कैसे ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जो रूबिस्को एंजाइम है वो कार्बोक्सिलेज की तरह काम कर रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो सबसे पहले हम प्रोसेस क्या होगी, कार्बोक्सिलेशन। इसके बाद जो हम फास्फोग्लिसरिक एसिड बनाएंगे उसका हम करेंगे रिडक्शन और फाइनली हम रीजनरेट करेंगे RUBP को। तो 3 स्टेप में ये केल्विन साइकिल कंप्लीट होती है। तो चलिए, और फाइनली हम बना लेंगे ग्लूकोज। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा रूबिस्को एंजाइम है जिसका पूरा नाम है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ओके, सॉरी। तो यहां पर जो रूबिस्को एंजाइम है ये क्या कर रहा है, कार्बोक्सिलेज की तरह काम कर रहा है, क्योंकि हमें केल्विन साइकिल समझते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल और RUBP सबस्ट्रेट है, ये कितने कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को जब 5 कार्बन कंपाउंड के साथ जोड़ा जाएगा तो कितने कार्बन कंपाउंड बनेंगे, 6 कार्बन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल बनने चाहिए। लेकिन आपको पता है 6 कार्बन कंपाउंड का मॉलिक्यूल न बन के 3 कार्बन कंपाउंड्स के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं और इसको बोलते हैं फास्फोग्लिसरिक एसिड।
मैंने बताया था यही फास्फोग्लिसरिक एसिड चूंकि 3 कार्बन कंपाउंड होता है इसीलिए हम इस साइकिल को C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? अब हमने फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट देखो केल्विन साइकिल का बना लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी बनाया था, NADPH प्लस H प्लस रिड्यूसिंग पावर बनाई थी, उसका यूज करेंगे। अब देखो क्या, तो सबसे पहले हमने एक प्रोसेस खत्म कर ली, हमने कार्बोक्सिलेशन को डन कर लिया। कैसे डन कर लिया कि RUBP के साथ हमने इस कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करा लिया और फाइनली हमने बना लिया फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये पहला स्टेप था जिसमें हमने कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस को खत्म किया। अब हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है। याद रखिएगा जब भी किसी एसिड का रिडक्शन किया जाता है तो उससे फाइनली बनता है एल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो केमिस्ट्री में आप जानते होंगे कि जब भी आप एसिड को रिड्यूस करेंगे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। तो फाइनली इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड में। चलो अब क्या करेंगे, ये जो फास्फोग्लिसरिक एसिड के जो 2 मॉलिक्यूल हैं इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे, हम यूज करेंगे उस एटीपी का जिसमें हमने कहां बनाया था, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में। अब चूंकि फास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल हैं इसलिए एटीपी के भी हमें 2 मॉलिक्यूल यूज करना पड़ेगा। अब जब हम एटीपी के 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे तो 2 एटीपी यहां पर बन जाएंगे और इसका जो 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट ग्रुप है वो इसके साथ फास्फोग्लिसरिक एसिड के साथ जुड़ जाएगा। कितने ग्रुप जुड़ रहे हैं, 2। तो नाम कैसे चेंज होगा, नाम हो जाएगा 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड। और ये कितना कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। यहां पर 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल थे तो यहां पर भी बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल अभी सेम है। अब हमने यहां पर एटीपी का यूज कर लिया, अभी हमें दूसरे एसिमिलेटरी पावर जो थी NADPH प्लस H प्लस का यूज करना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड बना है जो 3 कार्बन कंपाउंड है इसमें हम एसिमिलेटरी पावर NADPH प्लस H प्लस के 2 मॉलिक्यूल यूज करेंगे और फाइनली इसके जो प्रोटॉन है वो इसके साथ लग जाएंगे और 2 NADPH प्लस निकल जाएगा और 2 जो प्रोटॉन है, जो 2 हाइड्रोजन है वो इसके साथ जुड़ जाएंगे और जब ये प्रोसेस होगी तो इसमें 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट के ग्रुप बाहर आ जाएंगे। इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या होगा, जो 2 मॉलिक्यूल है 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड के, ये किसमें कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड में। मैंने क्या बताया था कि जब भी हम किसी एसिड का फाइनली रिडक्शन करते हैं तो वह एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका नाम क्या है, 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। याद रखिएगा इसका मतलब ये नहीं कि इसमें 3 फास्फेट ग्रुप है। इसका मतलब है अगर आप देखेंगे केमिस्ट्री आपने पढ़ा है IUPAC के अनुसार तो थर्ड कार्बन नंबर के साथ एक फास्फेट ग्रुप जुड़ा है। तो फास्फेट ग्रुप सिर्फ एक ही है, इस चीज को याद रखिएगा। तो यहां पर ये जो कंपाउंड बना है 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल हैं, इसका एक दूसरा नाम है ट्रायोज फास्फेट। याद करिए ये वही कंपाउंड है, जब हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं तो वहां पर जब आप ग्लूकोज से फाइनली पायरुविक एसिड तक जाते हैं तो उसके बीच में आपको ये कंपाउंड देखने को मिलता है 3-फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। कितना कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रायोज फास्फेट। और यही ट्रायोज फास्फेट जो है ये कितना है, 3 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे, 3 × 2 = 6 कार्बन कंपाउंड है। अब याद रखिएगा कि क्या ये RUBP भी है तो हमें रीजनरेट करना है, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं कि अनलिमिटेड है। तो अगर ये अनलिमिटेड नहीं है माय डियर स्टूडेंट, तो इसमें यहां पर जो आपको 6 कार्बन मिल रहे हैं इसमें से 5 कार्बन, 2 कार्बन शुगर मॉलिक्यूल, 3 कार्बन का शुगर मॉलिक्यूल, 4 कार्बन का शुगर मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके फाइनली RUBP का एक मॉलिक्यूल यहां पर रीजनरेट कर देंगे। यही तो हमें समझना है, रीजनरेशन ऑफ RUBP। क्योंकि हमने रिडक्शन तो कर लिया है ना, एसिड था, हमने फाइनली एल्डिहाइड बना लिया। अब हमें क्या करना है, हमें रीजनरेशन करना है RUBP का। क्यों, क्योंकि जब तक RUBP बार बार अवेलेबल नहीं होगा तब तक ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे इसके साथ ऐड करेगा, रूबिस्को किस पे काम करेगा, रूबिस्को कैसे ऐड कराएगा। तो बार बार हमें RUBP की जरूरत पड़ेगी। तो RUBP के रीजनरेट के लिए यहां पर जो 6 कार्बन आपको दिख रहे हैं इसमें से 5 कार्बन जो शुगर है डिफरेंट वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, RUBP, और बचेगा कितना, 1 कार्बन कंपाउंड। अब 1 कार्बन कंपाउंड जो बचेगा तो उसका हम क्या करेंगे, यहां पर जब ये
हम ये RUBP बनाएंगे तो याद रखिएगा यहां पर फिर एक ATP यूज होगा और ADP में कन्वर्ट होगा और एक फास्फेट ग्रुप इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो जब ये ऐड हो जाएगा तभी तो यहां पर बाइफॉस्फेट बन रहा है। सॉरी, जो RUBP में ये जो B है वो बाइफॉस्फेट ही तो है। तो ये जो बाई एक नया फॉस्फेट आया है वो कहां से आया है? इस ATP से निकल के एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसके साथ जुड़ गया है, जिसके बाद ये RUBP बना है। क्लियर है? अब यहां पर देखिए कि ये जो कंपाउंड बना है ट्रायोज फास्फेट, आपको पता है ग्लाइकोलिसिस में ये जब उल्टा आप आएंगे पायरुविक एसिड से ग्लूकोज की ओर तो आपको मिलेगा। तो यहां पर ग्लाइकोलिसिस की रिवर्सल रिएक्शन होगी और इस रिएक्शन के द्वारा ग्लूकोज, चूंकि एक कार्बन हम लाए हैं तो यहां पर ग्लूकोज का 1/6 मॉलिक्यूल बनेगा। मतलब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल न बन के एक मॉलिक्यूल का सिर्फ 1/6 पार्ट बनेगा। क्योंकि आप जानते हैं ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनेगा तो कार्बन का एक ही मॉलिक्यूल तो है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप कैल्विन साइकिल को एक बार ऐसे रन कराओगे तो एक बार टर्न होने पे ग्लूकोज का 1/6 मॉलिक्यूल बनता है। जरा इसको फिर से समझ लो। अगर ग्लूकोज का 1/6 मॉलिक्यूल बनाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल चाहिए? 1। RUBP कितना चाहिए? 1 मॉलिक्यूल। ATP कितने चाहिए? अब ATP चाहिए, देखिए यहां पर 2 ATP चाहिए और एक यहां पर एक ATP है। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए टोटल ATP हमें कितने चाहिए? 3 ATP चाहिए। 2 यहां पर और एक यहां पे। कितना मॉलिक्यूल अगर बनाना है ग्लूकोज का? 1/6। NADPH कितना चाहिए? यहां पर हमने कितने ले रहे हैं? 2। तो NADPH प्लस H कितने चाहिए? 2। तो अगर हम बात करें फाइनल कि अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को फिक्स करना है और ग्लूकोज का 1/6 मॉलिक्यूल बनाना है तो 3 ATP चाहिए और 2 आपको NADPH प्लस H प्लस चाहिए। लेकिन अगर आपको कंप्लीट ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाना हो तो इस साइकिल को हमें कितनी बार रन करनी पड़ेगी? क्योंकि एक बार रन करने में ग्लूकोज का 1/6 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ग्लूकोज का एक पूरा मॉलिक्यूल बनाने के लिए क्या इस साइकिल को हम 6 बार घुमाएंगे? यस और नो? तभी तो हमारी ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनेगा C6H12O6। इसका मतलब क्या है कि अगर ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाना है तो हम हर जगह 6 लिख दें। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल चाहिए, 6 को इसको मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर 12 ATP चाहिए। यहां पर 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 NADPH चाहिए और यहां पर फिर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 ATP यहां चाहिए। तो टोटल 12 और 6 कितना हुआ? 18 ATP चाहिए अगर हमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाना है। NADPH का कितना चाहिए? 6 × 2 बराबर कितना चाहिए? इसके हमें चाहिए 12 NADPH प्लस H प्लस मॉलिक्यूल चाहिए। तो फाइनल क्या ये निकल के आया कि कितना ATP चाहिए? अगर हम एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है, C6H12O6 बनाना है, 18 ATP चाहिए और 12 NADPH प्लस H प्लस की रिड्यूसिंग पावर चाहिए। तो इस तरीके से फाइनली हमारी कैल्विन साइकिल रन करती है। तो यहां पर हमने समझा कि कैल्विन साइकिल 3 स्टेप पे कंप्लीट होती है। कार्बोक्सिलेशन मतलब RUBP के साथ अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कराएंगे तो ये हो गया कार्बोक्सिलेशन। रिडक्शन किसका करेंगे? फास्फोग्लिसरिक एसिड को अगर हम रिड्यूस करेंगे तो फाइनली हम क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड बनाएंगे। यस, और ये एल्डिहाइड में हम क्या कर रहे हैं? फाइनली हम क्या कर रहे हैं? यहां पर रिडक्शन कर रहे हैं, फास्फोग्लिसरिक एसिड का एल्डिहाइड बना दिया। और रीजनरेशन किससे कर रहे हैं? ये जो ट्रायोज फास्फेट बना है इसके 5 कार्बन कंपाउंड की जो अलग अलग शुगर है फाइनली मिलके वो RUBP बनाएंगे, लेकिन एक ATP खर्चा होगा और फाइनली हम RUBP को रीजनरेट कर देंगे। इस तरीके से तीनों स्टेप से ये कैल्विन साइकिल हमारी कंप्लीट होती है। चलिए अब जरा फाइनली एक बार फाइनल हम लोग फैक्ट जल्दी जल्दी से देख लेते हैं हम लोग ने क्या सीखा इस कैल्विन साइकिल में। तो पहला तो हम लोग ने ये सीखा, यस, पहला हमने ये सब सीखा कि जो साइकिल डिस्कवर्ड हुई है तो मैंने पहले ही बता दिया था, क्लोरेला एल्गी में डिस्कवर्ड हुई है। एक C6H12O6 एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाने के लिए कैल्विन साइकिल को कितनी बार टर्न करना पड़ेगा? 6 बार। कितने ATP चाहिए? 18 ATP चाहिए अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है। कितने NADPH चाहिए? 12 NADPH प्लस H प्लस चाहिए। और कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल चाहिए? 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल चाहिए। और कितना RUBP चाहिए सबस्ट्रेट? 6 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट चाहिए RUBP से, जिससे आपकी ये प्रॉपर कैल्विन साइकिल रन करेगी। तो ये था फाइनली हमारा, अगर हम देखें
तो ये था हमारा फाइनली कैलकुलेशन जो हमने केल्विन साइकिल को यहाँ पर समझा। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये केल्विन साइकिल अच्छी लगी हो तो अभी के अभी आपको लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप आगे फ्यूचर में किस तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं, जरूर आप मुझसे कमेंट्स करके जरूर बताइए, क्योंकि जो भी आप कमेंट्स करते हैं मैं हर कमेंट्स को देखता हूं और उसको रिप्लाई भी करता हूं। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। फिर से आपसे दोबारा काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, क्योंकि सारे वीडियोस आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, बाय।